नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, डायन रानी। डायन रानी, लेखक बिमल चटर्जी, चित्र त्रिशूल कॉमिको आर्ट। किसी समय राजगढ़ देश में रुद्रदत्त नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा को बच्चों की तरह प्यार करता था। एक साल पहले उसकी रानी की मृत्यु हो गई थी, जिससे उसको कोई संतान नहीं थी। दरबारियों व मंत्रियों ने उसे दूसरी शादी करने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन रानी से उसे इतना प्रेम था कि उसने दूसरी शादी करने से साफ इनकार कर दिया। एक रात राजा रुद्रदत्त प्रजा का हालचाल जानने के लिए छद्म में घोड़े पर सवार हो महल से बाहर निकला। भगवान ऐसा दयालु व सबके दुखों को अपना दुख समझने वाला राजा सबको दे। शहर में प्रविष्ट होने से पहले उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और पैदल ही शहर की ओर चल दिया। शहर में प्रविष्ट होकर वह गली गली घूमने लगा। जब वह एक गली से होकर गुजर रहा था तो उसे एक घर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। धनिया, सचमुच हमारा राजा देवता है। इस बार हमारी खेती नहीं हुई, लेकिन सैनिक लगान वसूल करने आ पहुंचे। जब दूसरे दिन मैंने राजा को सब कुछ जाकर बताया और कहा कि खेती न होने की वजह से हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, तो जानती हो उन्होंने क्या किया? क्या? उन्होंने न केवल हमारा सारा लगान माफ कर दिया, बल्कि मुझे इतना धन दिया कि दोबारा खेती होने तक हम आसानी से अपनी गुजर बसर कर सके। सो तो ठीक है, लेकिन हमारे राजा के बाद कौन राजा होगा? क्या मतलब? मतलब यह है कि हमारे राजा की पहली पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। राजा दूसरी शादी करना नहीं चाहता। अब तुम ही सोचो, राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? कहीं ऐसा न हो कि राजा की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी के लोभ में प्रजा में मारकाट मच जाए और पूरे देश की खुशहाली समाप्त हो जाए। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। राजा को अपने लिए नहीं तो कम से कम प्रजा के सुख के लिए तो दूसरा विवाह अवश्य कर लेना चाहिए। राजा उससे आगे और नहीं सुन सका और तेजी से आगे बढ़ गया। किसान और उसकी पत्नी की बात सुन उसका मन बुरी तरह अशांत हो उठा था। अपने न सही, प्रजा के हित के लिए उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। इस तरह के वाक्यों को वह कई बार अपनी प्रजा के मुख से सुन चुका था, लेकिन पहले राजा ने इस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज सहसा आगे बढ़ता राजा बुदबुदा उठा, मैं विवाह करूंगा। प्रजा व राज्य के हित के लिए मुझे अब दूसरा विवाह करना ही होगा। फिर राजा तेजी से बाहर बंधे अपने घोड़े की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसकी इच्छा पानी पीने की हुई। बहुत तेज प्यास लग रही है, पहले चलकर उस घर से थोड़ा पानी पीऊं, फिर महल जाऊंगा। जब राजा उस घर के निकट पहुंचा तो उसे भीतर से आती कुछ स्त्रियों की आवाजें सुनाई दी। वह आपस में राजमहल के बारे में ही बातें कर रही थी। उत्सुकतावश राजा ने खिड़की से भीतर झांका। ओह, 3 सुंदर कन्याएं हैं, लेकिन आपस में क्या बातें कर रही हैं? सुनना चाहिए। वह 3 युवतियां थीं, जिनके कपड़े फटे पुराने व मैले थे, लेकिन इसके बावजूद भी वे सुंदर नजर आ रही थी। आज फिर हमें भरपेट खाना नहीं मिला, न जाने कब तक ऐसी दुर्दशा चलती रहेगी। जाकर राजा के रसोइये से शादी कर ले, रोज शाही पकवान खाने को मिलेंगे। दूसरी लड़की ने पहली वाली पर व्यंग कसा। पहली लड़की ने मायूसी भरे स्वर में कहा, क्यों मजाक करती हो बहन? कहाँ राजा का रसोइया, कहाँ मैं गरीब। तभी तीसरी, जो सबसे अधिक सुंदर थी, बोल उठी, इतनी मायूस मत हो बहन। अगर भाग्य में लिखा होगा तो तुम्हारी शादी राजा के रसोइये से भी हो सकती है। हाँ, मैं कई दिनों से सोच रही हूँ, यदि मेरी राजा के रसोइये से शादी हो जाए तो जीवन खाते पीते चैन से कट जाए। ओह, यदि मेरा भाग्य अच्छा हुआ तो मैं राजा के मंत्री चारुदत्त से शादी करना चाहती हूँ, जिससे वैभव व ठाट बाट से रह सकूं। दूसरी लड़की की बात सुनकर पहली लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। हा हा हा, इसमें हंसने की बात नहीं है बहन। भाग्य में लिखा होगा तो इसकी शादी मंत्री से भी हो सकती है। तीसरे की बात सुन पहली लड़की चिढ़कर बोली, तुम्हें भाग्य पर बहुत विश्वास है, जरा अपने भाग्य के बारे में भी तो बताओ। आखिर सुने तो तुम्हारी क्या इच्छा है? उत्तर में तीसरी लड़की ने खोए खोए स्वर में कहा, मैं राजा की रानी बनना चाहती हूँ। यदि भाग्य में हुआ तो मेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ओह, तीसरे की बात सुन इस बार पहली व दूसरी लड़की एक साथ बड़े जोरों से हंसी। हा हा हा, तुम दोनों हंस क्यों रही हो? तुम्हारी बात पर। तुम राजा की रानी बनने के सपने जो देख रही हो। हाँ बहन, यदि तुम राजा के किसी नौकर अथवा जमादार से शादी करने की बात करती तो हम मान भी लेती कि भाग्य से ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम राजा की रानी बनो, यह कभी नहीं हो सकता। तब तीसरी उदास स्वर में बोली, तुम दोनों मुझसे बड़ी हो, अतः जो चाहे कह लो, लेकिन अगर भाग्य में लिखा होगा तो मेरी शादी राजा से ही होगी। जब तीनों के खामोश हो जाने पर भीतर से आवाज आनी बंद हो गई तो राजा ने दरवाजा खटखटाया।
कौन है? एक मुसाफिर। जल्दी ही दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाली तीसरी लड़की थी जो सबसे सुंदर थी। क्या चाहते हैं आप? प्यासा हूँ, क्या आप थोड़ा पानी पिलाने का कष्ट करेंगी? ओह ठहरिए, अभी लाई। तीसरी यानी सबसे छोटी बहन भीतर से एक लोटे में पानी लाई और राजा को एक साधारण राहगीर समझ पानी पिलाने लगी, जबकि उसकी दोनों बड़ी बहनों ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया था और सोने की तैयारी करने लगी थी। जी भरकर पानी पीने के पश्चात राजा ने उसका धन्यवाद अदा किया और आगे बढ़ गया। पता नहीं कौन परदेशी है, लेकिन चेहरे पर राजाओं जैसा तेज और चमक थी। छोटी बहन उसे नजरों से ओझल होने तक देखती रही, फिर दरवाजा बंद कर वापस पलट गई। जब वह अपनी दोनों बड़ी बहनों के निकट पहुंची तो मझली बहन व्यंग करती हुई बोली, पिला आई पानी? बन गई धर्मात्मन? हाँ बहन, लेकिन मुझे वह राहगीर नहीं बल्कि राहगीर के भेष में कोई राजघराने का आदमी लगा था। छोटी बहन की बात सुन बड़ी बहन हंसती हुई बोली, शायद राजा ही ना हो, जल्दी जाकर पकड़ लो, हो सकता है वह तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। हा हा हा। परंतु छोटी बहन ने कोई उत्तर न दे सोने के लिए आंखें बंद कर ली। सोते हुए इसे एक सपना दिखा कि एक सुंदर राजकुमार रथ पर सवार आकाश से नीचे उतर रहा है। रथ की धरती पर उतरने के पश्चात, मेरे पास आओ प्रिय, वह मुझे बुला रहा है और मैं रुक नहीं सकती। फिर, मैं तुम्हें लेने आया हूँ प्रिय, मेरे देश में तुम मेरी रानी बनकर रहोगी। आहा, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। और उसके रथ पर सवार होते ही, वाह कितना सुखद लग रहा है यह सब। तभी उसकी आंख खुल गई। बड़ी बहन ने उसे झंझोड़ कर उठाया था। क्या बात है, बड़ी गहरी नींद सोई हुई थी, इतनी आवाजें लगाने पर भी नहीं उठी। कहीं फिर किसी राजकुमार का तो सपना नहीं देख रही थी? हाँ, क्या सवेरा हो गया? हाँ, यदि विश्वास ना हो तो देख ले अपनी आंखों से। ओह, कितना सुंदर स्वप्न था। फिर उसने सारा सपना बयान कर दिया, जिसे सुनकर उसकी दोनों बड़ी बहनें हंसती हुई बोली, तुम सिर्फ सपने में ही रानी बन सकती हो, हकीकत में नहीं। सवेरे के सपने अक्सर सच्चे हो जाया करते हैं, लेकिन तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा। राजा तुम्हें रानी तो क्या, नौकरानी भी नहीं बनाएगा। छोटी बहन के दिल को एक धक्का सा लगा, लेकिन वह बोली कुछ नहीं और उठकर खड़ी हो गई। तभी वह तीनों चौंक उठी। बाहर उन्हें घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी थी। तीनों भागकर दरवाजे पर पहुंची, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर दोनों बड़ी बहनों की आंखें आश्चर्य व भय से फैल गई। ओह सैनिक, कुछ गड़बड़ लगती है, पता नहीं क्यों आए हैं। तभी रथ पर सवार सैनिक अधिकारी रथ से नीचे उतरा और उन तीनों बहनों के पास पहुंच गया। आप तीनों को महाराज ने इसी समय बुलाया है, यह देखिए हुक्मनामा। लेकिन क्यों, क्या कसूर किया है हमने? छोटी बहन शांत भाव से सब कुछ देख रही थी, लेकिन दोनों बड़ी बहनें किसी अनजान खतरे का ख्याल करके कांप रही थी। यह मैं नहीं जानता, महाराज का आदेश है कि मैं आप तीनों को इस रथ में लेकर राजमहल में उनके सामने हाजिर करूं। ओह! सैनिक अधिकारी की बात सुनकर दोनों बहनें और अधिक चिंतित हो उठी। फिर उसे वहीं खड़े रहने के लिए कह कपड़े बदलने का बहाना कर द्वार बंद कर लिया। अब क्या किया जाए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है कोई मुसीबत आने वाली है। मेरे विचार से तो हमें भाग निकलना चाहिए। अवश्य ही अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई है, जिसके कारण राजा ने हमें दंड देने के लिए राजमहल बुलाया है। हाँ, चलो भाग ही चलें। उनकी बात सुन छोटी बहन तुरंत बोल उठी, आप दोनों इस बुलावे पर इस कदर भयभीत क्यों हैं? मेरी प्यारी बहनों, हो सकता है हमारे दयालु राजा ने किसी और ही कारण से हमें बुलाया हो। भागने से तो हम वास्तव में अपराधी बन जाएंगी। मेरी मानो तो चलकर मालूम करते हैं कि राजा ने हमें किस कारण से बुलाया है। छोटी बहन के ढांढस बंधाने पर उन तीनों ने कपड़े बदले और रथ पर आकर बैठ गई। कोचवान, रथ को राजमहल ले चलो। जो आज्ञा हुजूर। फिर रथ तेजी से राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। घोड़ों पर सवार सशस्त्र सैनिक भी उनके साथ थे। और कुछ देर बाद, महाराज, तीनों बहनें हाजिर हैं। सभी दरबारियों के साथ साथ मंत्री और रसोइया भी मन ही मन उन साधारण कपड़े पहने तीनों बहनों को देखकर और राजा द्वारा आज विशेष दरबार लगाए जाने पर आश्चर्यचकित हो रहे थे। महाराज, हम तीनों बहनें बहुत ही गरीब हैं। समझ में नहीं आया कि हम तीनों को राज दरबार में क्यों लाया गया है। यह बाद में मालूम हो जाएगा। पहले तुम तीनों के दिलों में जो इच्छा है वह बयान करो। हमारे दिल में कोई इच्छा नहीं है महाराज। घबराओ नहीं। रात को जब एक राहगीर तुम लोगों के द्वार पर पानी पीने आया था, उससे पहले तुम तीनों जो बातें कर रही थी, हम वही सुनना चाहते हैं। क्या? तुरंत ही उनकी समझ में आ गया कि कल रात उनके द्वार पर आने वाला राहगीर और कोई नहीं, स्वयं राजा ही थे। ओह, तो मेरा विचार ठीक ही निकला। वह राहगीर महाराज ही थे। हे भगवान, तो राजा ने हमारी बातें सुन ली हैं। अब हमारी खैर नहीं।
जरूर हमें अब मृत्युदंड मिलेगा। परंतु राजा और मंत्री के समझाने पर सर्वप्रथम बड़ी बहन ही थूक निगलती हुई भयभीत स्वर में बोली, महाराज, मेरी इच्छा है कि मेरी शादी राजघराने के रसोइये शिवदास से हो जाए, जिससे मैं अच्छे अच्छे पकवान रोज भरपेट खा सकूं। क्या? हा हा हा। सुनकर कई सभासद हंस पड़े। मंत्री और राजा भी मुस्कुराए। रसोइया शिवदास आंखें फाड़ फाड़ कर बड़ी बहन को देखने लगा। जब वहां शांति हुई तो राजा ने मझली बहन की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम बताओ। मझली बहन ने डरते डरते कहा, महाराज, मेरी इच्छा है कि मेरी शादी मंत्री चारुदत्त से हो जाए, जिससे मैं वैभव व ठाट बाट से रह सकूं। कि क्या? सुनकर मंत्री का मुख आश्चर्य से खुल गया और कई सभासद मंत्री की तरफ देखकर हंसने लगे। हा हा हा, आप लोग जरा खामोश रहें। उसके बाद राजा रुद्रदत्त ने सबसे छोटी बहन से कहा, अब तुम अपने दिल की इच्छा बयान करो। महाराज, मैं आपसे विवाह करने की इच्छा रखती हूँ, जिससे मैं आपकी रानी और प्रजा की माँ बनकर सबका प्यार पा सकूं। उसकी इच्छा सुनकर पल भर के लिए राज दरबार में सन्नाटा सा छा गया, लेकिन दूसरे ही क्षण कई दरबारी एक साथ क्रोध से चीख उठे, यह बड़ी मुंहफट है, बाहर निकालो इसे, इसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। इसकी इतनी हिम्मत कि महाराज से विवाह का स्वप्न देखे। परंतु राजा ने उन सभी को खामोश करते हुए तीनों बहनों से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करते हैं। तुम तीनों का विवाह उसी प्रकार होगा जैसा तुम लोग चाहती हो। सच महाराज? हे प्रभु, कहीं मैं फिर कोई सपना तो नहीं देख रही? आहा। फिर राजा ने महल की विशेष दासियों को बुलाकर आदेश दिया, तीनों बहनों को आदर सहित हमारे शाही स्नान गृह में ले जाओ और इन्हें सुगंधित जल से नहलाकर राष्ट्रीय वस्त्र पहनाओ। जो आज्ञा महाराज। जब दासियां तीनों बहनों को साथ लेकर राज दरबार से बाहर चली गई तो राजा ने मंत्री चारुदत्त और रसोइये शिवदास से कहा, हमने जो उन दोनों बहनों को वायदा दिया है, क्या तुम दोनों को उससे इनकार है? यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपने जो फैसला किया है वह कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। मुझे यह विवाह स्वीकार है। मुझे भी कोई इनकार नहीं है महाराज। तो फिर जाइए मंत्री जी, शादी के लिए 3 मंडप बनवाने का इंतजाम कीजिए। आज रात ही हम सब विवाह करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तभी कई दरबारी फिर बोल उठे, ठहरिए महाराज, जल्दबाजी से काम लेना उचित नहीं होगा। एक बार फिर सोच लीजिए, कहाँ वह भिखारिन लड़की और कहाँ आप। इसमें राज्य व हम सबकी बेइज्जती है। हाँ महाराज, यह आपकी शान के खिलाफ होगा। जब पड़ोसी देश के लोगों को मालूम होगा तो वे हंसी उड़ाएंगे। अतः यह शादी हरगिज नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, यह शादी हरगिज नहीं होनी चाहिए। राजा उनकी बात सुनता रहा और मुस्कुराता रहा। जब सब अपनी अपनी कह चुके तो राजा गंभीर स्वर में बोला, आप लोग मेरी एक बात का उत्तर दीजिए। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वह गरीब, धनवान अथवा छोटा बड़ा होता है? सभा में एकदम खामोशी छा गई। सबको चुप देखकर राजा पुनः मुस्कुराता हुआ बोला, मैं जानता हूँ आप में से कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता। मेरी हमेशा से यह इच्छा रही कि प्रजा के हर दुख को सुख में बदला जाए। कल रात मैंने उन तीनों की इच्छा सुनी और उन्हें पूर्ण कर दिया। मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझता। सब एक ही ईश्वर के बच्चे हैं, अतः हमें भी सबको अपने समान ही समझना चाहिए। अब कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। राजा, मंत्री व रसोइये की उसी रात शादी हो गई। पूरे देश में खुशियां मनाई गई। शहर में इस तरह रोशनी हो रही थी जैसे दिवाली आ गई हो। राजमहल को भी दुल्हन की तरह सजाया गया था। तीनों बहनें सुख से राजमहल में रहने लगी, लेकिन बड़ी और मझली बहन अपनी छोटी बहन लाजवती की इच्छा पूर्ण होते देख मन ही मन उससे जलने लगी थी। 1 साल बीतने पर एक दिन, स्वामी, मैं माँ बनने वाली हूँ। आहा, तब जरूर हमारे पुत्र होगा। राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाएगा और हमें बेटा। जब प्रजा को मालूम हुआ तो उसमें खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन दोनों बड़ी बहनों को यह खबर अच्छी नहीं लगी थी। सुना तुमने दीदी, लाजो माँ बनने वाली है और हम दोनों? हाँ, मेरे दिल में तो सांप लौट रहे हैं। जिस दिन वह माँ बनेगी हमें कितना नीचा देखना पड़ेगा, यह मैं ही अच्छी तरह जानती हूँ। तो क्यों ना हम कोई ऐसी तरकीब करें दीदी कि बजाय हमारे उसे ही नीचा देखना पड़े। मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। मेरे दिमाग में एक योजना भी है। अरे तो जल्दी कहो ना दीदी। तो सुनो, कान इधर लाओ। फिर बड़ी बहन चंपावती धीरे धीरे गुलाबवती के कानों में कुछ कहने लगी। उन्हें विश्वास था कि उस साजिश के बाद लाजवती राजा की नजरों से गिर जाएगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।